अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश हम लोगों के सामने पड़ता है और वर्षा के सीजन में जब बरसात हो जाती है तो जल की बूंदों की उपस्थिति के कारण हम लोगों को सूर्य के पीठ की तरफ पीछे की ओर, जिधर से सूर्य आ रहा है उसके पीछे की ओर हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। सतरंगी जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो अब वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष क्यों बन जाता है? वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष क्यों बन जाता है? वैसे गर्मी में नहीं बनता। कभी कभी कोहरा या कुहासा रहता है, उसमें भी हमें और आपको इंद्रधनुष की आकृति दिखाई देती है। तो उसमें होता क्या है कि अगर सूर्य से ये सपोज करिए, ये आपके सामने सूर्य से प्रकाश किरणें आ रही हैं, वायुमंडल में वर्षा की बूंदें हैं। मान लिया जाए ये वर्षा की बूंद है। ये वर्षा की बूंद में आती है। तो उसमें होता क्या है, एक तरंग के ऊपर माने एक इंद्रधनुष के ऊपर दूसरा इंद्रधनुष दिख जाता है और हम उनके 7 रंगों को समझ नहीं पाते, लेकिन इतना समझ में आता है कि इंद्रधनुष अलग अलग रंगों की पट्टियां स्पेक्ट्रम दिखते हैं, अलग अलग रंगों की स्पेक्ट्रम से दिखते हैं, बैगनी से लेकर लाल तक। या उसमें जब दो बन जाते हैं तो ऊपरों बैगनी रहता है, नीचों बैगनी रहता है, ऊपर भी बैगनी रहता है, नीचे भी बैगनी रहता है। हम उनके रंगों को पहचानने की कोशिश करते हैं तो दृश्य निर्बंधन के कारण रंग अलग अलग नहीं पहचान पाते। रंग दिखता है, अब वो 7 रंग दिखते हैं, याद है? बैगनी, हपी, नाला। ये बैगनी, हपी, नाला इसी को कहा गया था बिंब्योर। माने आपका था बैगनी क्या कहा गया था? वियलेट, जामुनी, इसको कहा गया था इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो हम लोग कहते हैं, हम लोगों को इंद्रधनुष जब दिखता है तो 7 रंग की आकृति दिखती है। तो उन 7 रंग में कौन कौन सा ये पीछे बताया गया था आपको कि यह विब्ग्योर है या बैगनी, हपी, नाला, जिसमें 3 रंगों में हम लोग दुविधा में रहते हैं, बैगनी, जामुनी और नीला। कभी कभी हम लोग आसमान को कहते हैं नीला दिख रहा है, कभी कभी कहते हैं भाई जामुनी कलर दिख रहा है, या कभी कभी बोल देते हैं कि बैगनी, नीला, आसमान नीला। तो अब तीनों रंगों में अंतर इतना कम होता है कि हम लोग रंग को ही नहीं समझ पाते। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि रंगों की सही से पहचान याद रखिएगा और रंग को पहचानने का प्रयास करिएगा। जब हम कभी सेना की वैकेंसी में चलते हैं या कभी डिटेक्टिव के रूप में हमारा सिलेक्शन होता है तो उस समय दृष्टि निर्बंधन लड़कों का चेक किया जाता है कि वह रंग को पहचान पाता है कि नहीं। अगर रंग नहीं पहचान पाता तो उसको कह दिया जाता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं, रंगों के अंधे हैं। हम लोगों के अंदर जब आंख में कमजोरी आ जाती है तब भी हम लोग दृष्टि निर्बंधन के कारण रंग को नहीं पहचान पाते। किसी को सिखा दिया जाता है कि ऐसा रंग दिया जाएगा तो आप जामुनी बताइएगा, ऐसा रहेगा, नीला रहेगा, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो अब ये नारंगी और पीला दोनों में अंतर है, लेकिन बहुत मामूली सा अंतर रहता है क्योंकि पीला और लाल के बीच में नारंगी रहता है।
पीला में लाल मिला देंगे तो नारंगी रंग तैयार होगा। ये इन्हीं दोनों का मिश्रण में ये बनता है। और पीला और नीला को मिला देंगे, हरा बनता है। भाई हाई स्कूल के एग्जाम में आपने दिया होगा, जैसे पैराट कलर रंगना है तो या तो ग्रीन दिया हुआ है तब रंग देते हैं, ग्रीन नहीं है तो हम पीला और नीला मिला देते हैं। पीला और नीला मिला देंगे, हरा रंग बनता है। तो ऐसी कमियां हमारे अंदर हैं तो हम निश्चित रूप से कलर के ब्लाइंड माने जाएंगे, रंग के अंत माने उस जगह हम उस नौकरी को नहीं पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इंद्रधनुष की क्या कंडीशन है। जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में चलती हैं तो वायुमंडल में जल की बूंदें उपस्थित हैं, तब हमें इंद्रधनुष कैसे दिखता है। तो जब इंद्रधनुष चलता है तो वहां पे अगर हम प्राथमिक की बात करते हैं तो उस समय देखिए सूर्य का प्रकाश आने के बाद उसके अंदर 2 बार एक तो यहां से आया फिर यहीं से लौट गया, तो एक बार ये कह सकते हैं आंतरिक परावर्तन हुआ। आंतरिक परावर्तन हुआ। यहाँ तो भाई अपवर्तन का केस है, प्रकाश जल में पहुंचा, अपनी दिशा से मुड़ गया, फिर यहाँ से प्रकाश निकला, हवा में आ गया, फिर मुड़ गया। लेकिन इसके अंदर आंतरिक परावर्तन एक बार है। इसके अंदर हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश आने के बाद अपवर्तित हुआ, फिर यहाँ से परावर्तित हुआ, फिर यहाँ से परावर्तित हुआ, फिर बाहर आया। तो वर्षा की बूंदों का 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है और एक बार होता है। जिनसे 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है उनमें बाहर की ओर बैंगनी रंग रहता है और नीचे की ओर लाल रंग, और जिसमें एक बार आंतरिक परावर्तन होता है उसमें बाहर की ओर लाल रंग रहता है और अंदर की ओर बैंगनी रंग। ये दोनों में अंतर है। तो अब देखिए जब सूर्य की प्रकाश किरणें हैं जब सूर्य की किरण इस जल की बूंद के ऊपर पड़ता है तो दृष्टि यहाँ से 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद हमें बैंगनी रंग और लाल रंग के अपवर्तन से रंगों का विखंडन होता है। अब ये बूंदें बहुत पास पास होती हैं। हम लोग पहले कहते थे कि जल की बूंदें जब बरसात होता है तो आसमान में बादल बनते हैं, बादल में से प्रकाश किरणें निकलती है तो हमें इंद्रधनुष दिखता है। वह भी सही है। बादल का मतलब है कि जल की बूंदें आपस में मिला होना, जल की बूंदों का आपस में मिला होना तो वो बादल कहलाता है। अब वो सघनता रहती है उनके अंदर। तो जब इसमें से प्रकाश किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद जब हमारी आंख पर आती है तो वो जो द्वितीयक है उनमें लाल रंग और बैंगनी रंग हमारी आंख पर 50 और 52 अंश का कोण बनाते हैं। हमारी आंख पर 50-52 अंश का कोण बनाते हैं तो हमको इंद्रधनुष दिखता है। कभी कभी यह नहीं दिखता, केवल इतने से हमको इंद्रधनुष दिखता है, छोटा रहता है बहुत बड़ा सा। तो उनमें जब दिखता है एक वाला खूब गाढ़ा नहीं दिखेगा तो 50 और 52 के रेंज में रहता है। तो ऊपर जो है कि बैंगनी रंग रहेगा और नीचे की ओर लाल रंग। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है उसमें क्या होता है कि देख रहे हैं प्रकाश किरणें आने पर एक बार आंतरिक परावर्तन होता है, अंदर से प्रकाश किरणें लौटती हैं। एक बार आंतरिक परावर्तन होता है और हमारी आंख पर 42 से 40 अंश का कोण बनाती है। हमारी आंख पर 42 से 40 अंश का कोण बनाती है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये प्राथमिक बना, जिसमें ऊपर की ओर लाल रहेगा और नीचे की ओर बैंगनी। इंद्रधनुष हम लोग सामने ऐसे बनता है। अब इन रंगों में ऊपर लाल होना, नीचे बैंगनी होना, फिर ऊपर बैंगनी होना, नीचे लाल होना, ये हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको समझें कि ऊपर लाल और नीचे बैंगनी बन जाता है। फिर कहा जाता नहीं ऊपर बैंगनी नीचे लाल बना हुआ है, तो ये कैसे हो रहा है। तो हम लोग इस पर कहेंगे कि प्रकाश किरणें उसमें पहुंच रही हैं और 2 बार अपवर्तन हो रहा है
ऊपर बैगनी बनेगा और नीचे लाल। एक बार आंतरिक परावर्तन होता है तो ऊपर लाल बनेगा, नीचे बैगनी बनेगा। और अगर दोनों तरंगे एक साथ मिल गई तो इसकी चौड़ाई कुछ बड़ी हो जाती है। इसकी चौड़ाई क्या होगी? बड़ी दिखेगी। ऊपर भी बैगनी रहेगा, नीचे भी बैगनी रहेगा, बीच में लाल रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के सामने घटनाएं घटती हैं। इसका फिगर बना लीजिए। आपको प्राथमिक द्वितीयक समझने के लिए केवल फिगर बनाना है। ये प्राथमिक का है और ये द्वितीयक का है। देखिए, प्रश्न बनता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष के विपरीत क्रम में क्यों बनता है? तो बताया गया कि द्वितीयक और प्राथमिक विपरीत क्रम में क्यों बना? द्वितीयक वाले में 2 बार आंतरिक परावर्तन हुआ था। द्वितीयक वाले में 2 बार आंतरिक परावर्तन होने के कारण ऊपर बैगनी और नीचे की ओर लाल। और प्राथमिक इंद्रधनुष वाले में क्या था? 1 बार आंतरिक परावर्तन हुआ था और 2 बार अपवर्तन हुआ। 1 बार अंदर घुसा, 1 बार बाहर निकला। 2 बार अपवर्तन होने के कारण ऊपर लाल और नीचे बैगनी रंग बनता है। अब एक प्रश्न और बनता है कि हम लोग सफेद कपड़ों को साफ करते हैं तो उसमें नील देना क्यों आवश्यक है? सफेद कपड़े में अक्सर कहते हैं थोड़ा सा नील दे दो। क्यों नील दे दिया जाता है? सफेद कपड़े को अगर हम बार बार साफ करते हैं तो सफेद कपड़े में पीलापन आ जाता है। सफेद कपड़े में पीलापन आ जाता है। तो उस पीलेपन को दूर करने के लिए अगर हम नीला रंग मिला देते हैं, नीला और पीला का मिलन सफेद रंग को बनाता है। नीला और पीला रंग मिल जाने से उसकी सफेदी बरकरार रहेगी, इसलिए उसमें नील दिया जाता है। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, एक गुलाबी रंग दे दो, है ना, हरा रंग में नील दे दो, लाल रंग का नील दे दो। लेकिन नहीं, सफेद कपड़े को सफेद बनाना है कि आपका सफेद रहे। तो जो पीलापन है, पीलापन में हम नीला मिला देते हैं तो वो फिर सफेदी आपकी बरकरार है, जिसके कारण उसमें सफेद कपड़ों में नील दिया जाता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन की बात हो रही है। सूर्य से जब प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो बिखर जाती है, उसका प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन जो है 2 बातों पे निर्भर करता है। एक तरंग दैर्घ्य का अधिक होना और तरंग दैर्घ्य का कम होना। दूसरा प्रकीर्णक पे निर्भर करता है, जो धूल के कण हैं, वायुमंडल में धूल के ढेर सारे कण हैं, इन सब पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित, कुछ से अवशोषित होकर के फिर अपवर्तित, फिर निकल करके बाहर। इस प्रकार से ये सभी रंगों का प्रकीर्णन करते हैं, जिसमें यह देखा गया कि भाई देखिए, हम लोग इन सब में बैगनी रंग और लाल रंग की बात होती है। बैगनी रंग का कितना तरंग दैर्घ्य लिखवाया गया था? देखिए 39, लगभग 4000 के आसपास लिखा होगा ना, 4000 इंग्लिश। और लाल रंग का 7800, लगभग 8000 इंग्लिश। ये 4000 इंग्लिश लगभग 3900 होता है और ये 7800 के आसपास। ये 7800 में लगभग 8। इतना एंगस्ट्रॉम होता है। तो जिनका तरंगदैर्घ्य कम होता है उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है
और जिनका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उनका प्रकीर्णन कम होता है। तो देखिए, धूल के कणों के ऊपर निर्भर करता है। धूल के कण छोटे हैं तो जितने छोटे होंगे वो उतना ही छोटे प्रकाश किरणों को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो वायुमंडल में धूल के कण, जो वजनी कण है, वो तो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। सामान्यतः इस कमरे में भी ढेर सारे धूल के कण होंगे। ऐसे ही वायुमंडल में हल्के छोटे छोटे कण वायुमंडल में बिखरे। जब सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो धूल के कण, भाई जहाँ हमारा ओजोन पड़ता है उसके नीचे जैसी प्रकाश किरणें आती हैं वैसी बिखर जाती है। तो इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। तो हम लोगों को आसमान कैसा दिखाई देता है? बैगनी रंग। जबकि सामान्यतया हम कहते हैं बैगनी, जामुनी और नीला, इन दोनों का प्रकीर्णन कम नहीं होता, इनका भी प्रकीर्णन होता है, लेकिन इसकी तुलना में इनका प्रकीर्णन कम होता है। तो जिसके कारण हम लोग कहते हैं भाई आसमान नीला दिखाई दे रहा है। जब विज्ञान नहीं था तो कुछ लोग कहते थे एक कवच बना हुआ है, नीले रंग का कवच है, इसके उस तरफ कोई नहीं जा सकता। जबकि वो कोई कवच या कोई बाउंड्री लाइन नहीं, कोई दीवार नहीं है नीले रंग की। कि हम लोग कमरे में बनाते हैं तो छत बनाए हुए, तो ये हमारे पृथ्वी का छत है, ऊपर बैगनी रंग का छत कुछ नहीं है, हम लोग केवल दिखता है, क्योंकि वहां पे बैगनी रंग का, जामुनी रंग का, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। इसी पर लॉर्ड रेले ने इस पर एक अपना स्टेटमेंट दिया, इस पर एक अपना विचार दिया तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन के आधार पे कि इनका प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, प्रकीर्णन की तीव्रता क्या होगी, तेजी से प्रकीर्णित होगा कि धीमे गति से होगा। तो उन्होंने बताया तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णन की तीव्रता, प्रकीर्णन की तीव्रता देखिए, रेले के अनुसार प्रकाश किरणों की जो प्रकीर्णन की तीव्रता है, ये कहा गया उसके तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। अब तरंग दैर्ध्य जिसका कम होगा, भाई व्युत्क्रमानुपाती में जिसका कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, और जिनका प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन कम, सबसे कम। अच्छा, जिनका प्रकीर्णन होता है हम कहते हैं वायुमंडल उनको अवशोषित कर देता है, और जिनका प्रकीर्णन नहीं होता कहते हैं कि उसका प्रकाश किरण, उस प्रकाश किरण का अवशोषण नहीं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गहरे तालाब है, जैसे जमुना जी का पानी नीला दिखाई देता है, कभी कभी कोई कर रहा है भाई हरा दिखता है, जो रंग नहीं जानता वो कहता है अच्छा उसको फिर हाथ में उठा लीजिए फिर साफ जल दिखता है। गंगा का भी पानी गर्म, भाई इस समय तो धुंधला हुआ, बरसात के मौसम में तो भाई पानी ढेर सारा आ गया, तो उसमें गंदगी है तो गाढ़ा हो जाता है, तो नीचे तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। लेकिन गर्मी के दिनों में अगर गंगा के किनारे जाएं तो कुछ जगह आपको हरा रंग दिखता है, कुछ जगह सफेद दिखता है। तो जहां हरा हल्का सा दिखता है या नीला दिखता है या बैगनी रंग दिखता है तो समझ जाता है जो वहां नाविक है तो वहां गहरा है, क्योंकि गहरे पानी में अपवर्तन होगा, प्रकाश किरण जाएगा तो वहां पे बिखर, माने वहां नीचे तक जाने में समय लगेगा, तब तक उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, बैगनी रंग, जामुनी रंग हो जाएगा। और अन्य जो कम गहरे हैं उसमें उसका अपवर्तन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जहां पे गहरा है आप देख करके पहचान सकते हैं, या आप कहते हैं उधर का पन्निया दूसरे रंग का दिख रहा है, उधर का दूसरा दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि रेले के अनुसार जब प्रकाश की किरणें आई तो उसके अंदर घुसने के बाद इन किरणों का अवशोषण, माने इनका प्रकीर्णन उसके अंदर हो गया, इनका प्रकीर्णन नहीं हुआ।
तो हमें गहरा दिखता है। कोई गंगा का पानी सफेद दिखता है या साफ दिखता है, जमुना जी का पानी हरे नीले रंग का दिखता है। जमुना जो नदी है वो गहरी है और जो गंगा है वो छीछल है। ऐसे गंगा की गहराई कम है जिसके कारण उनमें प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और जमुना जी गहरी है तो उसमें प्रकीर्णन हो जाता है। एक तो इसके कारण। दूसरा, हम लोग कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल दिखता है और आसमान नीला दिखता है। आसमान नीला क्यों दिखता है? अगर तो हम लोग कह देते हैं भाई आसमान के नीला दिखने का मुख्य कारण है जैसे ही सूर्य का प्रकाश धूल कणों के पास पहुंचता है उनका प्रकीर्णन होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन इन तीन रंगों में बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। इन दोनों का भी कम नहीं होता, यह भी प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण इनका प्रकीर्णन चारों तरफ फैला और सबसे अधिक हो गया तो हम लोग कहते हैं हमें आसमान नीला दिखता है। इनका प्रकीर्णन नहीं हुआ। कोई दोपहर में ऐसा नहीं होता, आसमान तो उसी रंग का दिखता है। दोपहर में पहली चीज तो सूर्य हमारे निकट आ जाता है, सूर्य से हमारी दूरी कम हो जाती है। सूर्य से हमारी दूरी जब कम हो जाती है तो सूर्य का प्रकाश हम लोगों को श्वेत या पीला रंग, श्वेत या पीला रंग दिखता है, ऐसा दिखता है। तो चूंकि पीले रंग का तीव्रता अधिक होती है जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि हमें कैसा दिखता है? श्वेत। थोड़ा सा धुंध या बादल हो जाता है, सूर्य हल्का सा पीला हम लोगों को दिखने लगता है। इस प्रकार से फिर सूर्यास्त होने लगता है। फिर लाल क्यों दिखता है सूर्य हमें? तो जब सूर्य से प्रकाश किरणें दूर से आती तो सुबह और शाम लाल दिखता है। लाल दिखता है, लाल के बाद नारंगी रंग हो जाता है। सूर्य लाल दिखता है, उसके बाद नारंगी रंग। तो जब सूर्य से प्रकाश किरणें चलती हैं तो वहां से प्रकाश किरणें आते आते सभी रंगों का क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। रेले के अनुसार जिनका तरंगदैर्घ्य सबसे कम था उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हुआ, फिर उससे कम हुआ, उससे कम हुआ, ऐसे कम होते हुए लाल रंग का एकदम प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन का मतलब हम दूसरे रूप में कह सकते हैं जो प्रकाश फैल गया वो खत्म हो गया, आगे नहीं आएगा। तो लाल रंग का जब प्रकीर्णन नहीं होता तो लाल रंग सीधे दूर तक चला जाता है। तो जब लाल रंग अंतिम में हमारी आंख तक पहुंचता है लाल रंग, तो हम लोगों को सूर्य रक्त तप्त दिखता है या लाल रंग दिखता है। फिर दोपहर तक आते आते मैं सूर्य हम लोगों के नजदीक आ जाता है, अन्य इसके ऊपर के रंगों का प्रकीर्णन होता है, इसका प्रकीर्णन नहीं। फिर सूर्यास्त होने लगता है। जब सूर्यास्त होने लगता है फिर प्रकीर्णन सभी रंगों का होते होते अंतिम में लाल बच जाता है। फिर हम लोगों को सूर्य लाल दिखता है। ऐसा नहीं कि सूर्य सुबह शाम गर्म हो रहा है फिर दोपहर में खूब गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं। कुछ आग में भी ऐसा दिखता है, रक्त तब दिखता है भाई दीपक जलाए होंगे तो अंदर वाला हिस्सा बैगनी रंग दिखता है। देखें, लौ की आकृति को देखेंगे तो जिनका तरंगदैर्घ्य कम है उनके पास ऊष्मा ज्यादा है, और जिनका तरंगदैर्घ्य कम है उसके पास ऊष्मा अधिक है। इस प्रकार से नीले वाले का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है और इसका टेम्परेचर कम होता है, लाल वाले। फिर कहा जाए कि हम लोगों को अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न हो, पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो हम लोगों को आसमान कैसा दिखाई देगा? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन ही नहीं होता। प्रकाश आ जाता, ऐसा नहीं ना आता, प्रकाश हम लोगों के पास आ जाता, प्रकीर्णन नहीं होता तो आसमान कैसा दिखाई देता? बिना किसी रंग का। और बिना किसी रंग को हम क्या कहते हैं? काला। रंग की अनुपस्थिति ही क्या होता है? काला रंग।
जब कोई प्रकाश पड़े और उस पर से प्रकाश किरण लौट करके हमारी आंख पर आए, तब तो वस्तु दिखती है। अगर हमारी आंख पर ना आए तो वस्तु नहीं दिखेगी। न दिखने का मतलब अंधेरा या काला रंग। काला रंग हम कहते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति ही काला रंग है। तो चंद्रमा पर से आसमान कैसा दिखेगा? चंद्रमा पर से भी आसमान काला ही दिखेगा। क्यों ऐसा दिखेगा? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो वहां पे धूल कण वायुमंडल में नहीं है। जो धूल कणे नहीं है तो वहां पर भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब वहां पर भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो चंद्रमा पर से आसमान कैसा दिखाई देगा? काले रंग का। अगर हम ही लोग पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र के बाहर चले जाएं, पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र के बाहर चले जाएं तो सारी चीजें काली दिखने लगी। रंग की प्रकाश की अनुपस्थिति क्या हुआ? अंधेरा या काला रंग है। प्रकाश की अनुपस्थिति ही क्या होता है? काला रंग या अंधेरा। एक और कंडीशन है, बादलों का श्वेत रंग दिखाई देना। बादल हम लोगों को श्वेत रंग दिखता है। बादल श्वेत रंग दिखता है, ऐसा क्यों? इसको लिख लीजिए तब तो पता। देखिए कह रहे हैं बादलों का श्वेत, हम लोगों को बादल श्वेत रंग दिखता है। तो कहावत भी है कि श्वेत बादल में ही बरसात होगी, काले रंग का जो बादल होगा उसमें बरसात नहीं। तो बादल का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है? जो प्रकीर्णक है, धूल के कण, ये सब प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। यदि प्रकीर्णक का आकार, प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंग की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए। माने आप कह सकते A is more less than lambda। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें तो जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो जो धूल आदि के कण होते हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लेकिन जो बादल हैं उनका आकार बड़ा होता है। बादल आकार बड़ा होता है। जब बादल का आकार बड़ा होता है, सूर्य की प्रकाश किरणें उसमें आती, उस पर टकराने के बाद उसका प्रकीर्णन नहीं होता। जब सूर्य का प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा, वो सीधे परावर्तन करती है, प्रकीर्णन नहीं करती, परावर्तन करती है। तो जब प्रकाश किरणों का, अब देखिए बादल का आकार बड़ा होता है, जबकि बादल का आकार प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। is more greater than lambda। जब ऐसा होता है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता।
तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, केवल परावर्तन होता है। जिससे वो हमें नीला दिखता है, अरे जिससे अब देखिए, जो मैंने सूर्य के प्रकाश किरण का प्रकीर्णन करने के लिए आवश्यक है कि प्रकीर्णक का आकार इस्तेमाल ए, प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। लेकिन जब बादल की आकृति की हम बात करते हैं, बादल बड़े आकार के होते हैं, तो वहां पे प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता है तब हम कहते हैं कि भाई वो श्वेत दिख रहा है, प्रकाश का परावर्तन होकर के हमारी आंख तक आ जाता है। हम लोगों को सूर्य कैसा, बादल कैसा दिखाई देता है, सूर्य। फिर काला वाला बादल कैसा दिखता है? काला वाला बादल धुंध होता है, उसमें प्रकाश किरणें घुस तो जाती हैं लेकिन उनका पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेती है। जब प्रकाश किरणों का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लेती हैं, प्रकाश किरणें वहां से निकल ही नहीं पाती, तो हमें कैसा दिखाई देगा? काला रंग। माने जो जलवाष्प होंगे उनके बूंदे दूर दूर होंगी, माने उनके कण दूर दूर होंगे। प्रकाश किरणें चले तो आएंगी लेकिन वर्षा नहीं हो पाएगी, वो धुंध प्रकाश किरणों का अवशोषण कर देगी, जिसके कारण हम लोग सामने ये लिख। अब देखिए, हम लोग सामने ऐसा भी होता है, खतरे के निशान या संकेत हेतु लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल में भी इंडिकेटर जो होता है वो लाल रंग का होता है। ट्रेन को रोकने के लिए भी लाल रंग का झंडे दिखाया जाता है। उसके अलावा मंदिरों के ऊपर झंडे जो लगाए जाते हैं वो भी लाल रंग के ही लगाए जाते हैं। तो लाल रंग का क्या है, अभी आपको बताया गया, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक है। जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक है तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो ये क्या होगा, दूर तक दिखेगा। जैसा कहा गया, सूर्य जो है दूर होने पर लाल दिखता है, तो ऐसे लाल होने पर दूर तक दिख जाता है। तो अगर ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, तो उसको इंडिकेशन के लिए, खतरे के निशान को बताने के लिए कि आगे दुर्घटना घट सकती है, तो लाल रंग का इंडिकेटर प्रयोग करते हैं। मंदिरों में लाल रंग का झंडा क्यों लगाया जाता है? अब तो थोड़ा सा बदल दिए हैं राजनीति के कारण, नहीं तो सही से लाल रंग था। मंदिर जहाँ बनते थे या धर्मशाला रहता था, तो मंदिर के बगल में एक धर्मशाला रहता था और वहाँ कुआं रहता था, वहाँ पे कुएं पर पानी पीने के साधन थे। तो राहगीर जा रहा है तो दूर तक जब देखेगा तो उसको जहाँ झंडा दिखाई देगा, लाल रंग वाला दूर से दिखेगा। तो जब लाल रंग वाला दूर से दिखेगा तो उसको देखकर को समझ जाता था कि वहां पर पीने का पानी साधन है, रुकने का साधन है। इस प्रकार से वो इंडिकेटर का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर दूसरा, जब प्रकाश किरण या बादल है, अगर कोई बादल का प्रकाश किरण का फोटोग्राफी करना चाहे, नहीं कर पाए, बादल चमकता है, उसका आप सोचें कि हम फोटो खींच लें, नहीं पाए। उनका फोटो खींचा जा सकता है बशर्ते अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाए, पीले प्रकाश किरणों का प्रयोग किया जाए, या कोहरा या धुंध रहता है तो हम अल्ट्रावायलेट पीले रंग के प्रकाश किरणों का प्रयोग करते हैं। उन प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन लगभग कम होता है, और जब प्रकीर्णन नहीं होता दूर तक समझ में आ जाता है और स्थिति साफ दिखती है। जैसे कोहरा या धुंध है, हम सोचें हवाई जहाज उतार लें तो उसको जमीन की स्थिति नहीं समझ में आएगी। लाल रंग जला दिया जाए, लाल रंग दिख तो जाएगा लेकिन दूरी का आभास नहीं है। कितना दूर पर है, प्रकाश स्रोत को देख करके हम दूरी का अनुमान नहीं लगा सकते।
तो लाल रंग में नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हम अल्ट्रा वायलेट किरण या पीले रंग की प्रकाश किरणों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हम इस जमीन को देख पाते हैं, हवाई जहाज को उतार पाते हैं, धुंध में कोहरे में भी अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं। करें कोहरे या धुंध में हम लोग हवाई जहाज को कैसे उतारते हैं? तो अल्ट्रावायलेट किरण के कारण ही। माने उसमें हम पीले रंग की प्रकाश किरणों को जब लगाते हैं तो हम लोगों को जमीन का आभास या दूरी का आभास क्लियर होता है। जब क्लियर होता है तो हमारा वायुयान उतार लिया जाता है। गाड़ी मोटर से चल रहे हैं तो उसके ऊपर देखे होंगे अलग से पीले रंग का वो लगा देते हैं। स्थिति क्लियर, इतने से ये पाठ आपका खत्म। कल इस पर सवाल चला देते हैं, अगर पूछना होगा कल पूछ लीजिएगा। ठीक है।